दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे चर्चित खिंवसर विधानसभा सीट के इतिहास को लेकर के। जो पूर्व में खिंवसर विधानसभा सीट पर चुनाव हुए हैं उसमें किस तरह से हनुमान बेनीवाल को घेरने की कोशिश की गई, किस तरह से हनुमान बेनीवाल ने अपने इस किले को अभेद बनाया, जिसे आज तक तमाम बड़ी ताकतों ने प्रयास किए लेकिन हनुमान बेनीवाल के इस किले को कोई भेद नहीं पाया। क्या जातिगत समीकरण है इस सीट के, और अगर इस बार कांग्रेस और भाजपा के साथ आरएलपी तीनों अपने अपने दम पर चुनाव मैदान में जाते हैं फिर स्थितियां क्या बन सकती हैं, और कांग्रेस के साथ अगर हनुमान बेनीवाल गठबंधन से चुनाव मैदान में जाते हैं तो फिर स्थितियां क्या बन सकती हैं। दोस्तों, खिंवसर विधानसभा सीट 2008 में जब चुनाव हुए थे उससे पहले जो परिसमन हुआ था उस परिसमन में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले मुंडवा विधानसभा सीट हुआ करती थी। मुंडवा वो विधानसभा सीट जहां से हनुमान बेनीवाल के जो पिताजी हैं रामदेव बेनीवाल, वो 2 बार यहां से विधायक रहे। यानी कि हनुमान बेनीवाल की एक नजर से देखे तो ये परंपरागत सीट रही है। और उसके बाद में जब 2008 में खिंवसर विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद में पहला विधानसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हनुमान बेनीवाल चुनाव मैदान में आते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से सहदेव चौधरी उम्मीदवार थे। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा से चुनाव लड़ रहे दुर्ग सिंह चौहान ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। हनुमान बेनीवाल को 58,760 वोट मिलते हैं, दुर्ग सिंह चौहान को 34,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं और वो दूसरे स्थान पर रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सहदेव को 17,150 वोट मिलते हैं। इस चुनाव में भागीरथ चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे। इन्हें भी लगभग 12,000 के करीब वोट मिल जाते हैं। हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक जीवन की शुरुआत इस चुनाव के साथ में हो चुकी थी और जब 2013 के विधानसभा चुनाव आए तो उस समय हनुमान बेनीवाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना दूसरा चुनाव खिंवसर से लड़ते हैं। बीएसपी की ओर से दुर्ग सिंह चौहान दोबारा से चुनाव मैदान में कूद पड़ते हैं। वहीं 2008 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भागीरथ चौधरी को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना देती है और कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र एक नए उम्मीदवार सामने आते हैं। इस विधानसभा चुनाव में दोनों ही नेशनल पार्टी दूसरे स्थान में भी अपनी जगह नहीं बना पाई थी। इस चुनाव में एक बार पुनः खिंवसर की जनता ने हनुमान बेनीवाल पर भरोसा किया और हनुमान बेनीवाल ये चुनाव बड़े मार्जिन से जीते। हनुमान बेनीवाल को इस चुनाव में जो वोट मिले वो वोट थे 65,399। वहीं दूसरे स्थान पर रहे दुर्ग सिंह को 42,379 वोट मिलते हैं और जो जीत का अंतर था वो था 23,020 वोटों का। इस चुनाव में तीसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे। कांग्रेस को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। अगर हम बात करें 2018 की विधानसभा चुनाव की, जो अपने आप में बहुत निर्णायक चुनाव था, हनुमान बेनीवाल की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, आगे के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि 2018 के चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल पूरे राजस्थान भर में हुंकार रैलियां करते हैं और उसके बाद में एक नई पार्टी का जन्म होता है। एक नया झंडा और डंडा खिंवसर की जनता के हाथ में हनुमान बेनीवाल थमा देते हैं और पार्टी का नाम रखा जाता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जब 2018 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार सत्ता की जो चाबी होगी वो हनुमान बेनीवाल के हाथों में होगी, क्योंकि जिस तरह की भीड़ हनुमान बेनीवाल को देखने के लिए उमड़ रही थी, जिस तरह का रिस्पॉन्स हनुमान बेनीवाल की नई नई पार्टी बनी आरएलपी को मिल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा माहौल राजस्थान में आरएलपी को लेकर के है। इस चुनाव में अगर हम खिंवसर विधानसभा सीट की बात करें तो हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में थे, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाई सिंह चौधरी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रामचंद्र चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा। जब चुनाव के परिणाम निकल करके आए तो फिर वही परिणाम आए जो 2018 और 2013 में आए थे, यानी कि हनुमान बेनीवाल को एक बार फिर से खिंवसर की जनता ने विधानसभा भेज दिया था। इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल को 83,000 छिन्न वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के सवाई सिंह जो दूसरे स्थान पर रहे उन्हें 66,148 वोट मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 26,809 वोट मिलते हैं और हनुमान बेनीवाल और सवाई सिंह चौधरी के बीच में जो जीत का मार्जिन था, जीत का अंतर था,
वो 16,948 वोटों का था। 2008 के बाद में लगातार हनुमान बेनीवाल जीत रहे हैं। 2008 का चुनाव जीते, 2013 का चुनाव जीते, 2018 का चुनाव जीते। जो जीत का मार्जिन था हनुमान बेनीवाल का, वो लगातार हर चुनाव में कुछ न कुछ अंतर से कम होता गया और 2018 के इस चुनाव में आरएलपी ने 3 सीटें जीती थी, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। उस तरह का चुनाव परिणाम नहीं आया जिस तरह की उम्मीद हनुमान बेनीवाल कर रहे थे। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अपना पहला चुनाव लड़ना और उसमें 3-3 विधायक जीत करके आ जाना, 3-4 दावेदारों का दूसरे नंबर पर रहना, वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आना, तो ये दिखाता था कि इस पार्टी की राजस्थान में राजनीतिक स्थिरता आगे जाकर के बढ़ने वाली है। दोस्तों, 2018 के चुनाव के बाद में जब 2019 में देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनाव मैदान में थी। सामने कांग्रेस पार्टी मोदी की तमाम नीतियों के खिलाफ चुनाव मैदान में थी। भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर अपना परचम फहरा चुकी थी। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा टारगेट लेकर के राजस्थान में आगे बढ़ रही थी। हनुमान बेनीवाल अभी 2018 में विधानसभा चुनाव लड़के विधायक बने थे और जिस तरह का रिस्पांस हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को मिल रहा था या मिला, उसे भारतीय जनता पार्टी भली भांति पहचान चुकी थी, जान चुकी थी। इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ में गठबंधन किया और गठबंधन के तहत नागौर लोकसभा सीट जो हनुमान बेनीवाल का गृह जिला है, गढ़ है, उसे हनुमान बेनीवाल के खाते में दे दिया। हनुमान बेनीवाल समय नागौर लोकसभा सीट से आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़े और सामने थी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ज्योति मिर्धा। ये चुनाव हनुमान बेनीवाल बड़े मार्जिन से जीत करके लोकसभा पहुंच जाते हैं। 2019 के उपचुनाव में नारायण बेनीवाल को 78,235 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के हरेंद्र मिर्धा, जिन्हें 73,605 वोट मिलते हैं और ये चुनाव नारायण बेनीवाल 4,630 वोटों से जीत जाते हैं। खींवसर की जनता को नारायण बेनीवाल के रूप में चौथा विधायक मिल चुका था और ये लगातार चौथा चुनाव था। 3 बार हनुमान बेनीवाल जीते और चौथे चुनाव में हनुमान बेनीवाल के भाई विधायक बन करके विधानसभा पहुंचे। अब जब 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में सारी परिस्थितियां बदल चुकी थी। जो हनुमान बेनीवाल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है और यह 2023 का चुनाव परिणाम कई मायनों में अहम रहा, क्योंकि एक तो हनुमान बेनीवाल का जो जीत का मार्जिन था वो एकदम सिकुड़ करके रह गया, एकदम नीचे आ गया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत की चौखट तक पहुंची, यानी कि जीतते जीतते रह गई थी। और यह चुनाव और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा था वो आरएलपी के पुराने सहयोगी रहे हैं, हनुमान बेनीवाल के पुराने साथी रहे हैं, यानी कि रेवतराम डांगा। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, रेवतराम डांगा आरएलपी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये था क्योंकि जो ज्योति मिर्धा 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ी थी, वो ज्योति मिर्धा 2023 आते आते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है और ज्योति मिर्धा जाट बेल्ट में अपनी पेट मजबूत करना चाहती थी, अपने कार्यकर्ताओं की जो फौज है उसे बढ़ाना चाहती थी। जब भारतीय जनता पार्टी और हनुमान बेनीवाल के बीच में मुकाबला हुआ, चुनाव परिणाम आने से पहले लोग ये कह रहे थे कि मुकाबला बड़ा नजदीकी होने वाला है, कौन जीत जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो जीत भले ही हनुमान बेनीवाल के पाले में आ गई थी और ये लगातार 5वां चुनाव था जो हनुमान बेनीवाल खींवसर से जीत करके आए थे। लेकिन जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम रह गया था और इस कम रहे मार्जिन की वजह से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर आगे आने वाले भविष्य को लेकर के नई उम्मीद जगा दी, नई आस जगा दी। और अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से नागौर के सांसद चुन लिए गए कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ। सांसद चुने जाने के बाद जब खींवसर विधानसभा सीट एक बार पुनः खाली हो गई है, पुनः इस सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, भले अधिसूचना जारी नहीं हुई है
हैं, जो भी कैंडिडेट यहाँ दावेदारी जता रहा है, चाहे वो आरएलपी से हो या भाजपा से हो या कांग्रेस से, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने मतदाताओं की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। अब इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं? क्या एक बार पुनः अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल को मैदान में उतारते हैं या फिर किसी नए उम्मीदवार पर हनुमान बेनीवाल दांव खेलते हैं? दूसरी ओर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस उम्मीदवार ने 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को नजदीकी मुकाबले में कड़ी टक्कर दी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः उन पर अपना विश्वास जता पाएगी? वहीं दूसरे दावेदार के तौर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाली ज्योति मिर्धा, जो हनुमान बेनीवाल के सामने लगातार ज्योति मिर्धा चुनाव हार रही है, तो जिस तरह के परिणाम 2023 में रहे, उसको लेकर के ज्योति मिर्धा को भी एक उम्मीद जगी है, एक आस जगी है कि शायद इस बार जो हार का सिलसिला है बेनीवाल के सामने वो खत्म हो जाए। हो सकता है इस बार खिंवसर की जनता उन्हें मौका दे दे। तो ज्योति मिर्धा भी एक प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रही है। दोस्तों, इस सीट पर उपचुनाव को लेकर के अगर हम बात करें, जिस भी व्यक्ति से बात करो आप, उनका मानना यही है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी किसे ही अपना उम्मीदवार बनाए, आरएलपी किसे अपना उम्मीदवार बनाए, मुकाबला इन दोनों के बीच रहने वाला है। यानी कि कांग्रेस पार्टी का बहुत कम चांस है कि वो दूसरे या पहले नंबर पर आ जाए। उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश हनुमान बेनीवाल लगातार गांव-गांव दौरा करके भरते हुए हम देख रहे हैं, वहीं रेवतराम डांगा भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें खिंवसर विधानसभा सीटों पर जातिगत समीकरण के बारे में, किसका कितना वर्चस्व है, तो सबसे बड़े वोट बैंक के तौर पर जाट समाज है। ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए कोई भी पार्टी हो, जाट समाज के उम्मीदवार को अहमियत देती है, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जाट समाज से आते हैं और हनुमान बेनीवाल को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो जाट समाज का ही व्यक्ति दे सकता है। और उसके बाद में जो सबसे अहम स्थिति में जो मतदाता हैं वो हैं दलित समाज के लोग। तो हर पार्टी दलित समाज के मतदाताओं को अपने पाले में करने के प्रयास हमेशा से करती रही है, यानी दलित समाज का अच्छा खासा वर्चस्व इस सीट पर है। दलित समाज जिसके भी पाले में जाएगा, जिसके भी पक्ष में जाएगा, लगभग उसका पलड़ा भारी रहेगा, उसकी जीत की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, राजस्थान के आगामी दिनों में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सारी अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हमने बात की खिंवसर विधानसभा सीट के बारे में। अगले वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि 7 में से कौन सी उस सीट के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन सी उस सीट के बारे में विश्लेषण आप सुनना चाहते हैं। अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आपकी जो भावना है उसकी कदर करते हुए हम उस सीट के बारे में जानकारी जुटा करके आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए पुनः आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।